नमस्कार। हम लोग नई शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखकर अंग्रेजी की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको टेंस से परिचय कराया था। टेंस को 3 भागों में बांटा जाता है, एक वर्तमान जो प्रेजेंट, एक ऐसा जो बीता हुआ है जिसको पास्ट कहते हैं, और एक ऐसा जो भविष्य में आएगा वह समय भविष्यत काल जिसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को भी हमने 4 भागों में बांटा था और आज हम उसी प्रेजेंट टेंस पर चर्चा करेंगे। प्रेजेंट टेंस यानी कि जो वर्तमान समय होता है उसको सबसे पहले इंडेफिनिट में डिवाइड करते हैं, जिसको कहते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता होती है। ठीक है, डेली रूटीन अगर आपका कोई है, जैसे आप 8 बजे उठते हैं, तो ये आपके उठने का ऐसा लग रहा है रूटीन है कि आप डेली 8 बजे उठते हैं। मैं विद्यालय जाता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा एक रूटीन सा है कि मैं 8 बजे या मैं विद्यालय जाता हूँ। हिंदी में बेसिकली हम देखते हैं कि इन वाक्यों के अंत में मतलब जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित है, ता, ती, ते और उसके बाद है, हो, हूँ शब्द आते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस या ईएस लगाया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर है तो उसमें रूल सही तरीके से लगाया गया है या फिर नहीं। जैसे अगर सेंटेंस, देखिए हमने इसके पहले सेंटेंस पर भी चर्चा किया था, और सेंटेंस के दौरान हमने ये बताया था कि सेंटेंस अफर्मेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। तो वही अफर्मेटिव या निगेटिव पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इंडेफिनिट अगर टेंस है तो उसमें सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में रहेगा, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। उसके बाद वर्ब रहता है, और उसके बाद वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट रहता है। ऑब्जेक्ट का कोई बहुत संबंध नहीं होता है, बेसिकली वर्ब में यस या ईएस लगाया जाता है। और यस या ईएस हुआ या फिर आईएनजी हुआ, ये सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाया जाता है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाया जाएगा, यह बात आप नोटिस मतलब इस बात को करिएगा। ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है, या सिंगुलर सब्जेक्ट, या यूँ कहूँ कि ही, सी, इट या किसी का नाम, ये इन्हीं के लिए है। अगर कोई सिंगुलर मतलब इनमें से कोई आ रहा है तो आप वर्ब में यस या ईएस लगाओगे। जैसे मान लीजिए वह पढ़ता है, एक साधारण सा वाक्य है, तो ही, और अगर वो इंडेफिनिट में बन रहा है तो वर्ब में लगाएंगे रीड, और उसके बाद यस या ईएस लगा देंगे तो रीड्स हो जाएगा। अब यस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ही रीड्स बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब में यस या ईएस लगा हुआ है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे ये तो बात हो गई सिंगुलर सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के होने पर सिर्फ वर्ब यूज होती है फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कुछ भी नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के साथ यूज होती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है। तो प्लूरल में दे है, वी है, यू है, इन सब के अलावा आई भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब आई भी लगे होने पर हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, आई के बाद रीड में यस या यस नहीं लगाया जाएगा, तो इनके साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाया जाएगा। ये बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में आपने मतलब जानकारी हासिल की है। अब देखिए इसी के जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स पर बात कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने देखा 2 बच्चे हैं और वो रोते हैं, ठीक है, या कुत्ता है आपको देखकर भौंकता है। तो मान लीजिए एक कुत्ता है तो आप कहेंगे डॉग, मान लीजिए इसके आगे आर्टिकल लगाएंगे द डॉग, ठीक है, द डॉग। अब द क्यों लग रहा है, क्योंकि हो सकता है आप इस कुत्ते से परिचित हो। ठीक है, द डॉग बार्क, भौंकना है, आप पर भौंकता है तो भौंकना, बार्क में हम यस लगाएंगे क्योंकि कुत्ता क्या है, एक वचन है। और आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में क्या लगाया जाएगा, यस या ईएस लगाया जाएगा। ठीक, तो द डॉग बार्क्स, और कुत्ता भौंकता है, मुझ पर भौंकता है तो एट मी हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी और पर भौंकता है तो किसी पर भी भौंकता हो उसको आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कई कुत्ते मिलकर भौंकने लगे, जैसे 3-4 कुत्ते एक साथ हो गए, तो मैं लिखूंगा द डॉग्स, अब यहाँ पर बार्क हो जाएगा, द डॉग्स बार्क। ठीक, एट नाइट भी हो सकता है, रात में भौंकते हैं। तो ये आपने समझ लिया बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। अब वर्ब में यस या ईएस कब लगाया जाएगा, वर्ब में यस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा। अगर किसी नाउन के लास्ट में, सॉरी किसी वर्ब के लास्ट में यस, डबल यस,
CH, SH और यक्स आता है तब हम ES लगाते हैं। अच्छा, यह यस और यस का के बारे में हमने आपको नाउन में विस्तार पूर्वक पढ़ाया है कि सिंगुलर से प्लूरल, जो वही वाला रूल यहाँ पर भी चलता है। तो यस, डबल एस, CH, SH या यक्स अगर आए तो उसमें मतलब हम ES लगाते हैं और अदर के साथ हम बेसिकली यस का प्रयोग करते हैं। एक बात और समझिएगा कि नाउन में अगर आप यस या यस लगाएंगे तो वह नाउन प्लूरल बन जाएगा, लेकिन अगर वर्ब में यस या यस लगाएंगे तो वो वर्ब सिंगुलर बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा आप। जैसे दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वह जा रहा है, तो ही ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन गो है। अब चूंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होने के नाते वर्ब में यस या यस लगाएगा। अब चूंकि लास्ट में ओ आया है, ठीक, तो यहाँ पर ओ है, ओ के लिए मैंने बताया था कि ओ में दोनों लगता है, यस या यस दोनों लगता है और उसका रूल अलग होता है। जैसे ओ के पहले क्या आ रहा है इस पर आप देखिए, अगर ओ के पहले कोई वॉवेल है तब तो आप ES लगाएंगे, लेकिन अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है तो ES लगाएंगे। जैसे मैंगो में ES आप लगा रहे थे, तो यहाँ पर GO गो है तो यहाँ पर ES लगेगा क्योंकि इसके लास्ट में O है और O का स्पेसिफिक रूल हमने उसमें पढ़ा है, अभी आपको मैंने बताया अभी तुरंत। तो ही गोज हो जाएगा, ठीक, वह जाता है। तो इस वर्ब में ES लगाने पर यह सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये नाउन में मैं ऐसे ES लगाऊंगा तो वो प्लूरल को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली ये जो है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर वाक्य साधारण सा है जिसमें कोई बात मानी जा रही है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो आप समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, मतलब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस निगेटिव है, अगर सेंटेंस निगेटिव है, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ठीक है, मैंने एक वाक्य आपसे पूछा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, बच्चा नहीं रोता है, बच्चा खाना नहीं खाता है, तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए बड़ा आसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो उसके साथ डज नॉट लगाओगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में भी कुछ रूल है, जैसे ही, जैसे अभी यहाँ पर है ही, सी, इट, यही सारी चीज़ें हैं, सी है, ही है, इट है या किसी का नाम है, ठीक, तो उसके साथ डज नॉट, ठीक, और उसके बाद वर्ब लगाते हो। अब देखो वर्ब में यस या ES का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है, मतलब जिसमें किसी बात को माना जाए, नेगेटिव के लिए नहीं है। नेगेटिव के लिए तो ऑलरेडी डू और डज बन जा रहा है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली इंडेफिनिट में डू या डज नॉट का यूज होता है। जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो डू डज नॉट का यूज होता है, ठीक है ना। तो ही, सी, इट या एनी नेम है तो इसके साथ डज नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है। बेसिकली क्या है, डू और उसमें एस या एस वाला नियम ही समझ लीजिए, तो डज नॉट का प्रयोग होता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग होगा। प्लूरल सब्जेक्ट के अलावा आई को भी हम इसमें रखते हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है, डू नॉट, उसके बाद हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ या मैं नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट रीड। अब इसमें ऐसे यस मत लगाने लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डू डज नॉट इस रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जब डू डज नॉट का प्रयोग अगर होता है तो फिर हमको अलग से ऐसे यस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो आपने देखा कि अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्या होगा, ठीक है। मेरी बातों को गहराई से समझिएगा। यहाँ पर आपने देखा कि डज नॉट का प्रयोग हो रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। जैसे बच्चे, मान लीजिए बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो बच्चे, तो द चिल्ड्रन नहीं पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए ये सेंटेंस नेगेटिव है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं को आपको इंग्लिश में बोलना है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, तो द चिल्ड्रन। अब या तो आप डू नॉट लगाइए या डज नॉट लगाइए। आप कहेंगे सर देखिए ये डू नॉट डज नॉट में हमें मतलब हमने पढ़ा है कि प्लूरल है तो हम यहाँ पर डू नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट ही लगेगा, ठीक। द चिल्ड्रन डू नॉट रीड, बच्चे नहीं पढ़ते। तो आपने देखा ये सेंटेंस मतलब बन गया ट्रांसलेशन, बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो। और अगर एक बच्चा रहता तो द चाइल्ड डज नॉट रीड हो जाता, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी हो गया। आप ध्यान से गहराई से समझिएगा, और मैं आपको उसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हेल्पिंग वर्ब को आप आगे रख दें, कौन हेल्पिंग वर्ब, डू या डज, जो आपकी डू या डज हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दें आप सब्जेक्ट से, तो वही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। कितनी आसान सी बात है ना। अभी आप देखो डू या डज नॉट को आप बाद में रख रहे थे नेगेटिव में, लेकिन अगर उसको आप आगे रख दोगे तो वही सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जहां पर क्या जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। मैं हिंदी को लेकर आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे देखिए मेरी बातों को देखिएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं एक साधारण सा वाक्य लिख रहा हूँ आपके सामने और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ठीक है।
मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो मैं बनाऊंगा आई, और आई के साथ मैंने भी आपको बताया डू नॉट लगाएंगे, तो आई डू नॉट। उसके बाद जाना के लिए लिख देंगे गो, वर्ब गो, आई डू नॉट गो, और कहाँ नहीं जाता हूँ, टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर इसी को मैं डू नॉट को आगे कर, डू को आगे कर दूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल, सब चीज देखिए बिल्कुल वही है, बस मैंने हेल्पिंग वर्ब उठा के आगे कर दिया, तो यही बन जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसको हिंदी में अगर समझेंगे तो ये लग जाएगा आगे क्या। तो कितना आसान है, क्या मैं स्कूल नहीं जाता, बाकी ये सब उतर जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए कितना आसान हो गया, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम वैसी ही हैं। बस ये है कि वाक्य में क्या पहले आ गया, यानी कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ गए, और वो भी यस नो आंसर टाइप। समझ रहे हैं, अगर सेंटेंस यस नो आंसर टाइप है, वैसे क्या मैं अभी यस नो आंसर टाइप सेंटेंस उसे कहते हैं जिसका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जा सके। तो या क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल, कितना आसान है। और देखिए यूपी टीईटी या शिक्षक भर्ती में क्या कर देगा, इस वाक्य को आपसे पूछ देगा कि इसको आप इंट्रोगेटिव में बदलो, तो आप क्या करोगे, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करने के लिए देगा कि किस टेंस से बिलोंग करता है, तो आप क्या करोगे। तो इसी सारी चीज़ों को आपको पढ़ते हुए समझते हुए चलना है कि देखिए कैसे इंट्रोगेटिव हो रहा है। तो क्या, अगर इंट्रोगेटिव में दो प्रकार से इंट्रोगेटिव बनता है, एक तो कोई ऐसा जिसमें क्या से स्टार्ट होता है, जैसे अभी आपने यहाँ देखा, और दूसरा कि WH वर्ड बीच में आता है, जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल मतलब तुम कहाँ जाते हो, ऐसे रहा तुम कहाँ जाते हो। तो इस प्रकार के भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, और अगर इस प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो उनके लिए क्या होगा कि यही नियम फॉलो होगा, बस उसके आगे WH वर्ड लिख दिया जाएगा। मतलब कि ये कि इसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार फिर से अच्छे से देखिए। अगर आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है अगर, तो दो प्रकार से होगा, एक तो क्या से प्रारंभ होगा, है ना, जिसको आप कहते हो यस नो आंसर टाइप, और दूसरा होगा कि WH वर्ड बीच में आए, WH वर्ड बीच में आए, बीच में आए। अब मैं एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं आपको, जैसे क्या वह रोता है, एक वाक्य है हिंदी में, मैं हिंदी में बार बार आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जो समझने की दर है वो तेज रहे। क्या वह रोता है, और इसी में मैं कोई बीच में WH वर्ड, वह क्यों रोता है, वह क्यों रोता है। अब इसमें देखिए क्यों बीच में आ रहा है, प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ गया, ये भी इंट्रोगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव है। लेकिन इसके लिए अभी मैंने आपको रूल बताया कि हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्टली आगे कर देंगे, तो वो तो पूरे इंट्रोगेटिव के लिए पूरा जब आप टेंस पढ़ेंगे, 12 टेंस अगर आप पढ़ डालेंगे ना, तो 12 टेंस में सेम रूल है, WH वर्ड को आप उठाकर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आप आगे कर देंगे सब्जेक्ट से। और कितनी आसान अंग्रेजी है, देखिए आप प्रश्नवाचक वाक्य में बदल रहे हैं और बस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या है कि इसके लिए जो आपका नियम है क्या से प्रारंभ होता है, तो उसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो डू या डज, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट, नेगेटिव नहीं है तो नॉट मत लगाइए। इंट्रोगेटिव जैसे क्या वह जाता है, क्या वह नहीं जाता है, तो डू या डज, सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर जरूरत पड़ेगी तो, अदरवाइज मत लगाइए नॉट, उसके बाद वर्ब, ठीक। तो ये आपका क्या से प्रारंभ होने के लिए स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और देखिए इसी के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ, डू या डज में से कोई एक लगाऊंगा, तो चूंकि वह सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पर डज लगाऊंगा, डज, और वह के लिए ही, और रोना के लिए यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसको रोना के लिए हो जाएगा वीप, तो डज ही वीप, क्या वह रोता है, ठीक है। और अगर यही मैंने WH वर्ड बीच में आए, वह क्यों रोता है, तो कुछ नहीं करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही रहेंगी। देखो डू या डज, मैं सब चीज़ों को उतार रहा हूँ, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब, देखिए मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया, बस इसके आगे मैं जो है उस WH वर्ड को यूज कर दूंगा जो कि बीच में आया है। इंट्रोगेटिव सेंस होने के सेंस यहाँ पर बन रहा है, तो WH वर्ड मैं यहाँ पर लगा दूंगा। वो WH वर्ड जैसे क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाई, वाई, और बाकी अब आपने यहाँ बनाया ही है डज ही वीप, तो वाई डज ही वीप, वह क्यों रोता है। बात समझ आई आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलनी है, और मतलब ये बड़ा आसान होता है। अब मैं आपको और भी एग्जांपल्स के थ्रू चीज़ें कराता हूँ। जैसे देखिए
जैसे एक वाक्य आपसे पूछा मतलब बताया गया कि क्या तुम नहाते हो, ठीक है, क्या वह मुझे गाली देता है, क्या वह मुझे गाली देता है। तो यहाँ पर क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो मैं डज लगाऊंगा या डू लगाऊंगा, तो वह है तो उसके अकॉर्डिंग ही, चूंकि वो सिंगुलर है तो डज लगेगा। डज ही, देखिए डज सब्जेक्ट ही और फिर एब्यूज, नॉट तो है नहीं, तो एब्यूज और मुझे गाली देता है तो मी, मैं चूंकि ऑब्जेक्ट हूँ, तो डज ही एब्यूज मी, क्या वह मुझे गाली देता है। यहाँ पर आपने देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग हो रहा है। और वह मुझे क्यों गाली देता है, ठीक है, वह मुझे क्यों गाली देता है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सारी चीज़ें बिल्कुल वही ही रहेंगी, बस आपको उस WH वर्ड की इंग्लिश पर लिख देनी है। तो वह मुझे क्यों गाली देता है, तो क्यों की स्पेलिंग होगी, आप कहेंगे सर वाई, तो वाई और डू या डज में से कोई एक, तो डज, वाई डज, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, यानी मैंने ऊपर लिखा ही है वाई डज ही एब्यूज मी। अब जिसको नहीं आ रहा वो थोड़ा समझ ले, ये लिख लेगा। वाई का मतलब क्यों होता है, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिएगा। व्हेन का मतलब कब होता है, जब भी होता है, लेकिन आप मैं WH वर्ड की बात कर रहा हूँ। व्हेन का मतलब कब होता है, हाउ का मतलब कैसे होता है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, और भी बहुत से हैं। वाट का मतलब क्या होता है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको जानना है। हाउ मच होता है, हाउ मेनी होता है, तमाम प्रकार की WH वर्ड होते हैं जिनका यूज आपको करना है। जैसे जैसे समय बीतेगा और जैसे जैसे आप पढ़ाई में अपने आप को ढालेंगे पढ़ाई के प्रति, तो आपको चीज़ें नई नई सीखने को मिल जाएंगी। तो आपने देखा कि किस प्रकार से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ सेंटेंस को, हिंदी से इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये आपके मतलब एक तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को भी सुधार रहा है कि नहीं, किसी बात को आपको अंग्रेजी में कहना है तो आप उस वाक्य को अंग्रेजी में भी कह सकते हो। दूसरा, आपकी कमांड जो है इंग्लिश में, मतलब कंपटीशन की जो चूँकि शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग है, उसको भी मजबूती मिल रही है। और आपको ये पता चल रहा है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज़ करना है, कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अगर वो इंट्रोगेटिव है तो क्या है, इंट्रोगेटिव है तो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो WH वर्ड पहले आएगा, वो फुल आंसर टाइप होगा, और एक हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी जहाँ पर डू या डज से सेंटेंस स्टार्ट होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही सिर्फ बात हो रही है। 12 टेंस है और 12 टेंस इसी लेवल में इसी तरह से आपको पढ़ने हैं। मैं और भी एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। क्या कुत्ता नहीं उड़ता है, जैसे देखिए सेंटेंस है, क्या कुत्ता नहीं उड़ता है, ठीक है। इस वाक्य को आपको अंग्रेजी में बनाना है, तो क्या कुत्ता नहीं उड़ता, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस बात को आप इंग्लिश में भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कुत्ता नहीं उड़ता है, तो मैं या तो ये क्या होने के बाद तो मैं यहाँ डज लगाऊंगा, डू लगाऊंगा, और मैं कहूँगा कुत्ता है। अगर मैं यहाँ पर कुत्ते लिख देता हूँ, कुत्ते नहीं उड़ते हैं, चलिए मैं इसको प्लूरल बना रहा हूँ, ठीक है। क्या कुत्ते नहीं उड़ते हैं, तो डू, डू क्यों, क्योंकि बहुत से कुत्ते हैं, तो क्या कुत्ते, तो डू। अब देखिए डू या डू डज के बाद क्या, सब्जेक्ट, डू द डॉग्स, डू द डॉग्स। और नॉट है तो नहीं है, तो यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, नॉट, और फिर वर्ब है तो फ्लाई। डू द डॉग्स नॉट फ्लाई, क्या कुत्ते नहीं उड़ते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसी प्रश्न को इस तरह से पूछता आपसे, कुत्ते, मान लीजिए तो मैंने लिख दिया है, मैं दूसरा आपसे पूछूं कुत्ते क्यों नहीं उड़ते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको मैंने बना दिया कुत्ते क्यों नहीं उड़ते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, अभी आपने बताया कि WH वर्ड को बस आगे यूज़ कर लेंगे। देखिए ये WH वर्ड बीच में आ रहा है, क्यों, ये हिंदी की बात कर रहा हूँ, WH वर्ड बीच में आएगा, अंग्रेजी में तो WH से स्टार्ट होगा, WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो क्यों की स्पेलिंग हो जाएगी वाई, बाकी सब वैसे ही है। वाई डू द डॉग्स नॉट फ्लाई, कुत्ते क्यों नहीं उड़ते हैं। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं, हाउ मेनी, हाउ मच का प्रयोग है, हु का प्रयोग है, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो रिलीज करेंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और जो भी नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लोग हैं उन लोगों तक आप वीडियोस को शेयर किया करिए। और अगर आप लगातार मतलब रिस्पॉन्स आपका मिलता रहा तो नई शिक्षक भर्ती की जो अंग्रेजी है और जो मैथ का सेक्शन है उसे कंप्लीट कवर किया जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाएगा, और चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। और उम्मीद करिए, इंग्लिश तो एक ऐसी विषय है कि आप उसको अगर अच्छी से पढ़ेंगे, तो चूंकि आप SSC लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि बहुत टफ क्वेश्चंस लेकर आएगा, आप TT पढ़ रहे हैं, तो TT में आप 30 में 30 भी ला सकते हैं, और शिक्षक भर्ती में 20 में 20 भी ला सकते हैं। कोई बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको साथ देना है और मेहनत भी करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे। और ये जो आपको टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट का सामान्य सा परिचय कराया गया और अलग अलग प्रकार के उसमें जो सेंटेंस है उसको बताया गया, समझ में आपको आया होगा। वीडियो कैसी लगी, अपने कमेंट, बहुमूल्य जो कमेंट है वो जरूर किया करिए। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।